Jai Hind friends, let's start. With reference to Mughal India, what are the differences between Jahagirdar and Zamindar? Statement 1. Jahagirdar were holder of land assignment in lieu of judicial and police duties, whereas Zamindar were holder of revenue rights without obligation to perform any duties other than revenue collection. तो ये जमींदार नहीं था, ये जहागीरदार था। ठीक है, ये जो रेवेन्यू राइट्स वाली पावर जहागीरदार के पास थी और जुडिशियल एंड पुलिस ड्यूटी ये थी जमींदार के पास। ठीक है, तो क्या हुआ यहाँ पे स्वैप कर दिया है एग्जामिनर ने। स्टेटमेंट टू, लैंड असाइनमेंट जहागीरदार वियर हेरिडेटरी, तो ये हेरिडेटरी नहीं थी और रेवेन्यू राइट्स ऑफ जमींदार वियर, जमींदार के पास जो पावर रहती है ना, ओके, वो हेरिडेटरी है और जहागीरदार की जो रेवेन्यू कलेक्शन पावर है वो हेरिडेटरी नहीं है। ओके, तो यहाँ पर सेकंड स्टेटमेंट भी गलत है। अभी नेक्स्ट तो आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू लैंड रिफॉर्म इन इंडिपेंडेंट इंडिया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट? लॉ रिफॉर्म, land reform permitted no exemption to the ceiling limit. ठीक है, it result in cultivation of cash crop as a predominant form of cultivation, तो ये तो सबसे गलत ऑप्शन है। The major aim of land reform was providing agricultural land to all the landless. ठीक है, the ceiling law were aim at family holding and not individual holding। तो दोस्तों ये स्टेटमेंट गलत है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये जो लैंड रिफॉर्म किए थे आफ्टर द इंडिपेंडेंस, ये जो लैंडलेस फार्मर्स है ना, उनको लैंड प्रोवाइड करने का एम था इनका। और ये जो सीलिंग लॉज एम एट फैमिली होल्डिंग एज वेल एज इंडिविजुअल होल्डिंग है। ठीक है, तो ये नॉट वाला नहीं है। और ये रिजल्ट ऑफ कल्टीवेशन ऑफ कैश क्रॉप ऐसा कुछ नहीं था। ठीक है, अभी लैंड रिफॉर्म परमिटेड सम एग्जेम्पशन, जैसे कि प्लांटेशन ऑफ क्रॉप्स। कौन कौन से प्लांटेशन ऑफ क्रॉप्स कौन कौन से रहते हैं? टी कॉफी, फिर गार्डन लैंड, फॉरेस्ट लैंड एंड बैरन लैंड, ये कुछ एग्जेम्पशन है अंडर द लैंड रिफॉर्म। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, द ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है? तो ये पब्लिश करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और कौन 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 से रिफॉर्म, सॉरी, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और कौन कौन से रिपोर्ट पब्लिश करता है? तो वो लोग पब्लिश करते हैं ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट। ठीक है, उसके बाद जस्ट मिनट, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट, एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, एंड फोर्थ इज ग्लोबल ट्रैवल एंड टूरिज्म रिपोर्ट। ठीक है, तो ये 5 रिपोर्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पब्लिश करता है। आईएमएफ कौन कौन से रिपोर्ट पब्लिश करता है? तो वो पब्लिश करते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, उसके बाद ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट पब्लिश करते हैं वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट। एंड वर्ल्ड बैंक कौन कौन से रिपोर्ट पब्लिश करते हैं? अभी तक 2 बार क्वेश्चन पूछा था वर्ल्ड बैंक का। तो वर्ल्ड बैंक पब्लिश करता है ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट।
उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट है, 2016 में पूछा था ये हमें, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट। एंड थर्ड है वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अभी। चार्टर एक्ट 1813। ओके, तो चार्टर एक्ट 1813 में क्या क्या हुआ था? इट एंडेड द ट्रेड मोनोपोली ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया एक्सेप्ट ट्रेड इन टी एंड ट्रेड विथ चाइना। ठीक है। इट asserted the sovereignty of British crown over the Indian territory held by the company. The revenue of India were now controlled by the British Parliament. ठीक है। अभी देखो, 1830 जो चार्टर एक्ट हुआ था, तो इस एक्ट ने जो ट्रेड मोनोपोली थी ना ईस्ट इंडिया कंपनी की इन इंडिया, वो खत्म कर दी थी। क्यों खत्म कर दी थी? एक्चुअली क्या हुआ था उस टाइम, जो फ्रेंच फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था, ओके, यूरोप में। तो काफी जो कंपनीज थी ब्रिटिश ब्रिटिश की, तो ब्रिटिशरों की जो कंपनीज थी, तो वो ज्यादा प्रॉफिट कुछ ये नहीं, मतलब ज्यादा प्रॉफिट नहीं कर पा रही थी। तो उन्हें क्या करना चाहिए, उन्हें एक्सप्लोर करने के लिए इंडिया में भी एंट्री चाहिए थी। और एक और चीज ऐसी थी कि जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है ना, वहां पे जो एमपीज थे, तो ज्यादातर एमपीज इंडस्ट्री से बिलोंग करते थे, मतलब वो उनकी खुद की इंडस्ट्रीज या फैक्ट्रीज होती थी। तो उनका लॉस हो रहा था। तो उन्होंने क्या किया, एक बिल पास कर दिया था, चार्टर एक्ट 1830। उस एक्ट में उन्होंने जो ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली खत्म कर दी। हाँ, बट चाइना में जो टी एंड ट्रेड वाला जो ट्रेड होता है ना, उसकी मोनोपोली 20 साल के लिए एक्सटेंड कर दी थी। सिर्फ चाइना में ये दो प्रोडक्ट्स पर ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली चलेगी, बाकी के जो भी गुड्स एंड सर्विस रहते हैं वो सभी बाकी यूरोपियन कंट्रीज कर सकते हैं। ठीक है। दूसरा क्या हुआ था? दूसरा हुआ था 1 लाख रुपी एजुकेशन प्रमोशन के लिए ये किया था, ओके, ग्रांट किया था। उसके बाद उन्होंने जो टैक्स कलेक्ट एंड इम्पोज करना है ना, वो पावर लोकल गवर्नमेंट के हाथ में दी। एक और डेवलपमेंट हुई थी, और ये सबसे इंपॉर्टेंट, ओपन क्रिश्चियनरी मिशनरीज। ठीक है, मिशनरीज। इससे पहले कभी ब्रिटिश ने जो क्रिश्चियन मिशनरीज को परमिशन नहीं दी थी कि वो क्रिश्चियन का प्रसार वगैरह करने का। ठीक है। और ये जो सेकंड स्टेटमेंट है ना, ये तो फर्स्ट तो बराबर है, सेकंड स्टेटमेंट भी सही है। थर्ड स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि ये जो रेवेन्यू ऑफ इंडिया वी आर नाउ कंट्रोल्ड बाय, ये 1858 में हुआ था, आफ्टर द 1857 रिवॉल्ट। ठीक है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो हमने डिस्कस कर लिया है अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विद रेफरेंस टू स्वदेशी मूवमेंट, consider the following statement. It contribute to the revival of the indigenous artisan craft and industry. National Council of Education was established as a part of स्वदेशी मूवमेंट। अभी देखो, स्वदेशी मूवमेंट मतलब स्वदेशी, खुद के देश का। तो कंट्रीब्यूट इन रिवाइवल ऑफ इंडिजिनियस मतलब क्या? आप ये देखो, वर्ड भी कितने सिमिलर है, इंडिजिनियस, आर्टिसन, आर्ट एंड इंडस्ट्री। तो ये स्टेटमेंट सही है, और ये भी स्टेटमेंट सही है। ये मूवमेंट हुई थी 1905 में लॉन्च, लाल बाल पाल। सेकेंड टाइम क्वेश्चन आया है स्वदेशी मूवमेंट पे, देखो दोस्तों। ठीक है। और उस टाइम का जो वॉइस रॉय कौन था? तो वो वॉइस रॉय था कर्जन। ठीक है। अभी नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन एक्चुअली स्टार्ट हुई थी 1906 में, और इनका एम था कि एजुकेशन को प्रमोट करना है, कौन से? टेक्निकल एजुकेशन को प्रमोट करना है, नेशनल कॉन्शियसनेस जागरूक करना है, और जो ब्रिटिशरों का एजुकेशन पॉलिसी है ना, ब्रिटिशर के एजुकेशन पॉलिसीज को काउंटर करना है। अभी स्वदेशी मूवमेंट के लिए एक और सोसाइटी चालू हुई थी, उसका नाम है
डाउन सोसाइटी, डॉन सोसाइटी, जो कि 1902 में एक्चुअली स्टार्ट हुई थी, बट इन्होंने भी कंट्रीब्यूट किया है स्वदेशी मूवमेंट के दौरान। और ये डॉन सोसाइटी इज इस्टेब्लिश्ड बाय सतीश चंद्र मुखर्जी। ठीक है। और ये भी क्या करते थे, एजुकेशन प्रमोट करते थे, अवेयरनेस क्रिएट करते थे सोसाइटीज में। ओके, तो अभी क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीफ फॉलोइंग रिलीफ sculpture inscribed in Ranyo Ashoka, King Ashoka mentioned along with the stone portrait of Ashoka। ठीक है, काफी टफ क्वेश्चन है। मैं इस तरह के क्वेश्चन आखिरी में सॉल्व कर, मतलब ट्राई करो मत सॉल्व करने का, क्योंकि ये काफी चांसेस रहते हैं ये गलत होने का। ठीक है, तो रान्यो अशोका का जो स्टोन पोर्ट्रेट है ना, वो हमें कंगन हाली यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और कंगन हाली ये सनाती विलेज है, एक कर्नाटका में, वहां पर लोकेटेड है। सांची स्तूपा हमें पता है मध्य प्रदेश, अशोका ने बनवाया था। अभी ये जो शाहजबागरजी है ना, ओके पागहरजी, सॉरी फॉर प्रोनाउंसिएशन, ये हमें वैल्यू ऑफ पेशावर, जो कि पाकिस्तान में है, वहां पर हमें देखने को मिलते हैं। यहाँ पे अशोका के रॉक एडिट्स भी पाए जाते हैं। ठीक है, अभी सोहाग सो सोहग गौरा जो है ना, इसको मैं थोड़ी देर में आपको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, मूवमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन और उसके लीडर, ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग, ये महात्मा गांधी जी ने चालू की थी, तो ये स्टेटमेंट सही है। इन्होंने 1932 में ये इस्टेब्लिश की थी। अभी याद रखने के लिए मैं एक स्टोरी बता रहा हूँ। 1932 में पूना पैक्ट साइन हुआ था बिटवीन डॉक्टर बी आर अम्बेडकर एंड महात्मा गांधी जी। महात्मा गांधी जी के बिहाफ में किसने सिग्नेचर किए थे, तो मदन मोहन मालवीय, इन्होंने सिग्नेचर किए थे। तो क्या हुआ था, ये 1932 में जब ये जो पूना पैक्ट साइन हुआ था, एक्चुअली पूना पैक्ट साइन क्यों हुआ था कि महात्मा गांधी जी फास्ट पे बैठे थे, क्योंकि वो अपोज कर रहे थे सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर SC ST कम्युनिटीज। ठीक है, तो वो, मतलब ये जो इंसिडेंस हुआ था ना पूरा, इसके वजह से उन्होंने ये ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग चालू की थी। ठीक है, ऑल इंडिया किसान सभा स्वामी सहजानंद सरस्वती, इन्होंने 1936 में चालू किया था। और इन्होंने 1929 में बिहार प्रोविंस किसान सभा भी चालू किया था। सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट EV रामस्वामी नाइकर, इन्होंने ही चालू किया था 1925 में। अभी नेक्स्ट टाइम ये पूछ सकते हैं हमें क्या, ये सीक्वेंस क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाने के लिए पूछ सकते हैं, तो ये याद रखना। और कौन कौन से किसान सभा हुए थे, किसान मूवमेंट हुए थे कुछ, तो 1920 में अवध किसान सभा, बाबा रामचंद्र, इन्होंने चालू की थी। फिर गया डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार, यहाँ पर एक पीजेंट मूवमेंट भी हुआ था, जिसे लीड किया था यादू नंद शर्मा, इन्होंने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हरप्पन साइट, तो हरप्पन साइट कौन सी नहीं है। ओके, तो अभी ना हम ये पूरे साइट को ना थोड़ा स्टडी करते हैं, क्योंकि इस पर क्वेश्चन बन सकते हैं। ओके, चाहुंदारो, चाहुंदारो कहाँ पर है, सिंध, जो कि आज का पाकिस्तान में है। कोट दीजी, ये भी सिंध पाकिस्तान में ही हमें देखने को मिलता है। चाहुंदारो और लोथल, लोथल आज के गुजरात में हमें। तो चाहुंदारो और लोथल किसके लिए फेमस है, तो वो बीड मेकिंग के लिए फेमस है। क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड कि बीड कहाँ पे पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये लोथल एंड चाहुंदारो यहाँ पर पाए जाते थे। ओके, उसके बाद है ये सोहांग सोहागौरा। यहाँ पर मैंने आपको बोला था कि ये 2 मिनट के लिए पॉज करो। ठीक है, अभी ये सोहंग गौरा क्या है, एक्चुअली सोहंग गौरा ये अशोकन एरा
में बना हुआ कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन है जो कि प्राकृत लैंग्वेज में है। यहाँ पर एक रॉयल ऑर्डर लिखा था कि फमाइन के दौरान जो भी फूड है, ग्रेन्स है, वो केयरफुली डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए, और इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है। अभी ये सोहम गौरा कहाँ पे लोकेटेड है? तो ये गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट जो यूपी में है। ठीक है। अभी देसालपुर, देसालपुर गुजरात में है। यहाँ पर पॉटरी मेकिंग साइट थी, और टेरा कोटा एंड सील्स भी यहाँ पर पाए गए थे। ठीक है। अभी ना जस्ट ऑब्जर्वेशन से बता रहा हूँ, ये 7 क्वेश्चन में सोहम गौरा जो नाम है, और 8 वाले क्वेश्चन भी सोहम गौरा है। अभी आपको एक और 2020 2021 में इसी तरह के ऑप्शन दिखेंगे कि दो ऑप्शन सिमिलर होंगे। ठीक है। तो मतलब ट्रिक समझ लो, या फिर जस्ट कोइंसिडेंस भी समझ सकते हो कि ये जब दो ऑप्शन सिमिलर आते हैं ना, तो उसमें से एक क्वेश्चन का आंसर वो होता है। अगर आपको, अगर कुछ चमका नहीं है और तुक्का मारना है, तो आप मार सकते हो इस तरह से। ठीक है। अभी क्वेश्चन नंबर 9। ओके। फीचर्स ऑफ महायाना बुद्धिज्म। महायाना बुद्धिज्म के फीचर, ये आइडियल वर्शिप और रिचुअल्स फॉलो करते थे। ट्रेडिंग द पाथ ऑफ बोधिसत्वा, बोधिसत्वा क्या होता है, कौन कौन से हैं, ऑलरेडी हमने डिस्कस किया। डेफिकेशन ऑफ बुद्धा, मतलब देवत्व पना दिया बुद्धा को, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। और क्या क्या हुआ था, या फिर क्या क्या महायाना बुद्धिज्म के फीचर्स थे? तो जो स्क्रिप्ट्स थी, स्क्रिप्चर्स थे, वो संस्कृत में लिखे हुए थे। दे बिलीव्स इन यूनिवर्सल लिबरेशन फ्रॉम सफरिंग। एंड फिफ्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट था, ये जो महायाना बुद्धिज्म है, ज्यादातर चाइना, जापान और तिब्बत में पाए जाते हैं। ठीक है। अभी अभी देखेंगे हीनयाना बुद्धिज्म के बारे में। हीनयाना बुद्धिज्म का जो स्क्रप्चर्स थे, वो पाली लैंग्वेज में थे। नो आइडियल वर्शिप, या मूर्ति पूजा के विरोध में थे। और ये कहाँ पर फॉलो हुआ जा होता था? तो ये श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, फिर कंबोडिया और लाओस में फॉलो होता था। और ये बिलीव करते थे इंडिविजुअल साल्वेशन को। ठीक है, इंडिविजुअल साल्वेशन को। ठीक है। और ये जो हीनयान थे ना, ये गौतम बुद्धा को स्पिरिचुअल टीचर मानते थे। ओके, या फिर सुप्रीम टीचर मानते थे। ओके। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। विद रेफरेंस टू फोर्स लेबर विष्टि in India during the Gupta period, which one of the following statement are correct? अभी भी देखो इसमें, the elder son of the laborer was sent as the forced laborer। देखो, elder son, क्यों बाकी दूसरा सन नहीं भेज सकते क्या? ये गलत है। The forced labor was entitled to week wages और weekly wages। अगर फोर्स लेबरर को वीकली वेजेस मिलते थे, तो फिर ये तो गलत है। इट वॉज टोटली absent इन द मध्य प्रदेश। अगर एक जगह पे भी मध्य प्रदेश के छोटे से एरिया में भी अगर ये प्रैक्टिस होता था, तो ये स्टेटमेंट तो गलत है ना, ये स्टेटमेंट भी गलत है। इट वॉज कंसिडर अ सोर्स ऑफ इनकम फॉर द स्टेट, अ सॉर्ट ऑफ टैक्स पेड बाय द पीपल। ये स्टेटमेंट सही है, आंसर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। तो एक्चुअली ये टोटल absent नहीं था मध्य प्रदेश और काठियावाड़ रीजन में। एक्चुअली सबसे ज्यादा यहाँ पे ही प्रोमिनेंट था, मध्य प्रदेश और काठियार रीजन में। गुप्ता एरा कब था? फोर्थ से लेके 6th सेंचुरी। एक्चुअली गुप्ताज वेयर वेरी इफिशिएंट इन एडमिनिस्ट्रेशन। उनके टाइम पीरियड में फ्लरिश हुई थी आर्ट एंड आर्ट्स। फिर वो एडवांस साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मैथमेटिक्स, इन सब को प्रमोट करते थे। बट कुछ सम देयर आर सम सोशल इनइक्वालिटीज
ठीक है, सच एज ये फोर्स लेबर, स्लेवरी, ये कुछ सोशल इनइक्वालिटीज भी थे। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 11, कल्याण मंडपा, ये जो नोबल फीचर है ना टेम्पल का, ये कंस्ट्रक्ट हुआ था विजयनगरा किंगडम के दौरान। ठीक है, विजयनगरा दो, ये जो कल्याण मंडपा है, विजयनगरा में याद रखना कल्याण मंडपा है। उसके बाद विरूपक्षा टेम्पल, फिर विठला टेम्पल, हजारा रामा टेम्पल, और इनकी कैपिटल क्या थी विजयनगरा की, हम्पी। ये तुंगभद्रा रिवर, हरिहर एंड बुक्का इज द फाउंडर। ठीक है, और ये जो विरूपक्षा टेम्पल, कल्याण मंडपा, ये सब बना हुआ है ना वो द्रविडियन आर्किटेक्चर। ओके, अभी बाकी के ऑप्शन थोड़ा एनालिसिस करेंगे। चालुक्य, चालुक्याज के फाउंडर कौन थे? पुलकेशिन, 1543। ठीक है, उसके बाद कैपिटल क्या थी इनकी, तो वा वाटापी। कौन कौन से रीजन में थे? तो ये आज के महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटका वाले रीजन में थे। ठीक है, अब देखो ये पुलकेशिन टू जब आए थे ना, तब चालुक्यस के ना दो डिवीजन हुए थे, ईस्ट चालुक्यस एंड वेस्ट चालुक्यस। ओके, उसके बाद अभी चंदेलाज के बारे में थोड़ी इंफॉर्मेशन लिए। तो चंदेलाज फाउंडर कौन थे? नानुका, 830। बुंदेलखंड रीजन में है ये। इनके टाइम पीरियड में ही क्या हुआ था, खजुराहो टेम्पल बना था। टेम्पल, अभी बचा है राष्ट्रकूटास। तो इनके जो फाउंडर है, राष्ट्रकूटास के फाउंडर दंती दुर्ग, दंती दुर्ग 735 एडी में हुआ था। ओके, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। विद रेफरेंस टू ब्रिटिश कॉलोनियल रूल इन इंडिया, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। महात्मा गांधी was instrumental in the abolish of the system of endurance labor। ठीक है, ये देखते थे या नहीं। इन लॉर्ड चेम्सफोर्ड वॉर काउंसिल कॉन्फ्रेंस, महात्मा गांधी डिड नॉट सपोर्ट द रिवॉल्यूशन ऑन द रिक्रूटिंग इंडिया फॉर वर्ल्ड वॉर। ठीक है, अब ये चेम्सफोर्ड कब था? ये तब जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था ना चालू, तब 1918 के दौरान। तो उस टाइम महात्मा गांधी जी ने सपोर्ट किया था। तो सेकंड स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, तो सेकंड स्टेटमेंट को अगर हटा देंगे तो आंसर आता है ऑप्शन बी। ठीक है, consequence under the breaking of salt law by Indian people, the Indian National Congress was declared illegal by the colonial ruler। ये सही था। ओके, तो ये भी सही हो गया है। अभी ना हम थोड़ा सा जो सॉल्ट मार्च हुआ था ना, तो उसके बारे में थोड़ी इंफॉर्मेशन लेते हैं। अब मैं थोड़ी डेट बता रहा हूँ। 12 मार्च 1930 को क्या हुआ था, दांडी मार्च निकली, या फिर साल्ट सत्याग्रह चालू हुआ था साबरमती से लेके। ठीक है, ये प्रोटेस्ट कर रहे थे जो 1882 में जो बना हुआ था एक्ट, सॉल्ट एक्ट, इसको, इसके खिलाफ। ठीक है, अप्रैल 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने सॉल्ट लॉ ब्रेक कर दिया था। जनवरी 1932 में कांग्रेस को क्या किया, डिक्लेयर किया इलीगल। ओके, अभी ये देखो, ये आपको पूछ सकते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, इसलिए मैंने डेट से ही बताया है। अभी इसी दौरान दौरान क्या हुआ था, 1930 को फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस लंदन में, 1931 सेकंड, 1932 थर्ड। इसी टाइम पीरियड में क्या है, 1930 से 1931 के बीच में गांधी इरविन पैक्ट हुआ था, जिसमें 11 डिमांड्स थी। ठीक है, ये 11 डिमांड्स क्या है वो हम नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट मतलब नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे जब क्वेश्चन आएगा। इस पर एक क्वेश्चन है। ओके, अभी क्वेश्चन नंबर 12, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इन द रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द दिल्ली सल्तनत, द इंचार्ज ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन वाज नोन एज अमील।
ठीक है। द इक्ता सिस्टम ऑफ सल्तनत ऑफ दिल्ली वाज एन एंशिएंट indigenous system institute. The offer of Mir Bakshi come into existence during the region of खलजी खलजी सुल्तान ऑफ द दिल्ली। देखो, इसमें सबसे गलत कौन सा लग रहा है? सबसे गलत है सेकंड। क्या बता रहे हैं? इक्ता सिस्टम एंशिएंट इंडिजिनियस इंस्टीट्यूट है। भाई गलत है। इस जो एकता सिस्टम है उसे इंट्रोड्यूस किया था इल्तुतमिश ने, और ये कहाँ की सिस्टम थी? ये सेंट्रल एशिया की सिस्टम है। ओके, तो दो हटा दिया तो वन और फोर्थ गया। वे बचा एक, तो एक या फिर थर्ड। तो ये मीर बख्शी जो था ना, वो एक्चुअली था आर्मी चीफ, या फिर उसे सर सेनापति भी कहा जाता है। तो ये अकबर के रीजन में आया था। थर्ड भी गलत, ऑप्शन वन इज द करेक्ट आंसर। ओके, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है। संत निम्बारका वॉज अ कंटेम्पररी। मैंने कहा था कंटेम्पररी मतलब 90% गलत होता है। संत कबीर वॉज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय शेख अहमद सिरहिंद। मतलब ये दोनों भी एक दूसरे के कंटेम्पररी हो गए, तो ये भी स्टेटमेंट गलत है। डी इज द करेक्ट आंसर। अभी ना इसमें काफी चीजें हमें सीखने के लिए है। संत निम्बारका, इनके बारे में थोड़ी इंफॉर्मेशन लेंगे पहले। तो ये वैष्णवाइट्स थे, वैष्णवाइट्स भक्ति तेलंगाना और महाराष्ट्र रीजन में थे, और 13th सेंचुरी में इन्होंने किया था। इनकी फिलॉसफी थी भेद अभेद। ठीक है। अकबर, अभी देखो अकबर पे ना दो क्वेश्चन है इसी वीडियो, हाँ, इसी वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं, तो वहां पे मैं पूरा अकबर का ना डिटेल एक्सप्लेन करूंगा। संत कबीर, संत कबीर ये डिसाइपल थे रामानंद के। कबीर जी बिलीव्स इन निर्गुणा भक्ति, और ये 15th सेंचुरी में है। ठीक। अभी रामानंद, इनके बारे में थोड़ी इंफॉर्मेशन लेते हैं। तो ये थे वैष्णवाइट्स, और रामानंदा एक्ट एज अ ब्रिज बिटवीन नॉर्थ इंडिया एंड साउथ इंडिया। ओके, भक्ति मूवमेंट का। अभी शेख अहमद शिरहिंद, ये अकबर के कंटेम्पररी है, कि अकबर एज वेल एज जहांगीर की, मतलब ये 16th सेंचुरी में होंगे। ये इस्लामिक सूफी स्कॉलर थे। इन्होंने ही नशकबंदी सिलसिला, नशकबंदी सिलसिला जहांगीर ने इन्हें इम्प्रिजन किया था। ठीक है, तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अभी क्वेश्चन नंबर 15, पर्सन एंड उनकी पोस्ट। अभी देखो, सर तेज बहादुर सप्रू पोजीशन हेल्ड इन प्रेसिडेंट ऑल इंडिया लिबरल फेडरेशन, केसी नेगो नेगी, केसी नेगी ये मेंबर थे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। और पीसी जोशी जनरल सेक्रेटरी है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। एम रॉय ने जो चालू की थी 1920 में, वो वाली कम्युनिस्ट पार्टी है। तो देखो इसमें ना कॉन्स्टिट्यूशन असेंबलीज में 250 प्लस मेंबर्स थे। अगर इतने मेंबर्स में से एग्जामिनर थोड़ी ना चाहता है इतने मेंबर्स के नाम हमें याद आने चाहिए, एक तो होगा ही ना ये तो सही है। केसी नेगोई एक्चुअली फर्स्ट फाइनेंस फाइनेंस कमीशन है, फाइनेंस कमिश्नर है, सॉरी फर्स्ट फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन है। फाइनेंस कमीशन आर्टिकल 280 में आते हैं। और पीसी जोशी ये सेक्रेटरी है, ये भी बराबर है। ओके, तो दो बराबर थे, तो ये तो ऐसे भी इकट्ठी हो गए। और थर्ड बराबर, मतलब आंसर बी इज द करेक्ट। ओके, ऑल इंडिया लिबरल फेडरेशन के बारे में भी थोड़ा इंफॉर्मेशन लेंगे। 1918 में मॉन्टेग्यू रिफॉर्म, एक कमेटी बिठाई थी मॉन्टेग्यू ने। तो ये जो मॉन्टेग्यू रिफॉर्म आया था 1918 में, जिन मॉडरेट लीडर्स थे ना आईएनसी के, जिन्होंने एक्सेप्ट किया था, तो उन्होंने एक पार्टी बनाई थी, उसका नाम है ऑल इंडिया लिबरल फेडरेशन। तो इसके मेंबर्स कौन कौन है? सर तेज बहादुर सप्रू, ये तो है।
साथ ही साथ सुरेंद्र नाथ बैनर्जी थे, एम आर जयकर थे, उसके बाद वी एस श्रीनिवास शास्त्री थे। ठीक है। अभी ना एक इम्पोर्टेंट पॉइंट याद रखना, सर तेज बहादुर सप्रू, इन्होंने अपने भगत सिंह के ट्रायल भी लड़ा था। ओके। इन्होंने डिमांड की थी फेयर ट्रायल के लिए। ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। ठीक है, अभी ये क्वेश्चन काफी कुछ सिखा के जाएगा हमें। विथ रेफरेंस टू मियान तानसेन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? नॉट करेक्ट बोला है। तानसेन ये जो टाइटल है, ये अकबर ने दिया है। तानसेन कंपोज ध्रुपदास ऑन द हिंदू गॉड्स एंड गॉडेस। तानसेन कंपोज सॉन्ग्स ऑन हिज पैट्रॉन। तानसेन इन्वेंटेड मेनी रागास। तब देखो, इसमें सही कौन कौन से लग रहे हैं? तानसेन एक तो सिंगर था, तो वो मेनी रागास कंपोज करेगा, ये तो ट्रू है। ये कंपोजेस मेनी सॉन्ग्स ऑन हिज पैट्रॉन्स, सही है, अभी कंपोज सॉन्ग करेगा ही ना वो। तानसेन कंपोज ध्रुपदास ऑन द हिंदूज गॉड्स एंड गॉडेस, ये भी स्टेटमेंट सही है। बट ये जो तानसेन को जो टाइटल मिला था, वो अकबर ने नहीं दिया था, तो वो दिया था राजा विक्रमजीत, विक्रमजीत ऑफ ग्वालियर। ठीक है। ये तानसेन का ओरिजिनल नाम क्या था? राम तनु पांडे। इन्होंने, मतलब तानसेन ने, ही रोट्स श्री गणेश स्तोत्र एंड संगीत सार। ठीक है। अभी जो तानसेन था, ये तो अकबर के दरबार में भी था, अकबर के कोर्ट में था। साथ ही साथ राजा रामचंद्र सिंह ऑफ रेवा, इनके भी कोर्ट में था। ये वन ऑफ द नाइन नव, जो अकबर के पास नवरत्न थे ना, उसमें से एक था तानसेन। ओके। तो अकबर ने इसे कौन कौन से टाइटल दिए हुए हैं? तो मियान जो टाइटल है, ये अकबर ने दिया था। उसके बाद अभी ये थोड़ा सा डिफिकल्ट प्रोनाउंस है, कंठ भरान वनी विलास, ये टाइटल भी अकबर ने दिया है। ठीक है। अभी क्वेश्चन नंबर 19, अटल इनोवेशन मिशन इज सेट अंडर द नीति आयोग। ओके। नीति आयोग एक थिंक टैंक है। अटल इनोवेशन मिशन लॉन्च हुआ था 2016 में, जो प्रमोट करता है इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप अक्रॉस इंडिया। ओके। क्वेश्चन नंबर 17, अभी यहाँ पर काफी कुछ सीखने को मिलेगा। हु अमंग द फॉलोइंग मुगल emperor shift emphasizes from illustrated manuscript to album and individual portraits? ठीक है। तो अभी इसको ना थोड़ा डिटेल एक्सप्लेनेशन देखेंगे। हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां। तो ये जो हुमायूं ना है, देखो, मुगल, बाबर की वजह से मुगल एस्टेब्लिश हुआ था। बाबर का पुत्र है हुमायूं। तो हुमायूं ने दो बार बैटल लड़ी है शेर शाह सूरी से। एक थी चौसा में हुई थी 1539 में, एंड दूसरी कन्नौज में लड़ाई हुई 1540 में। ठीक है। फिर एक्चुअली क्या हुआ, ये जब सेकंड वॉर हुआ था ना, हुमायूं, और ये दोनों बैटल ना हुमायूं हार गया था। तो 1540 से 1555 तक, ये जो 15 साल थे ना, तो ये 15 साल हुमायूं दिल्ली सल्तनत में था ही नहीं। ठीक है। तो वो कहीं और भाग के गया था। ये 15 साल
दिल्ली सल्तनत वॉज रूल्ड बाय whom? तो वो रूल किया था सूरी डायनेस्टी ने। ठीक है। बाद में जब 1555 में लड़ाई हुई तो हुमायूं जीत गया, पर उसके बाद वो उसकी डेथ हुई और अकबर राजा बना। तो अकबर जब राजा बना तो अकबर ने 1556 से लेकर 1605 तक शासन किया। अभी अकबर के जो टाइम पीरियड में क्या क्या हुआ था, इसने एक सिटी बनवाई थी, उसका नाम है इलाहाबाद, जो आज का इलाहाबाद फिर प्रयागराज भी कहा जाता है। इसने एक नया रिलीजन इंट्रोड्यूस किया था अकबर ने, उसका नाम है दीन ही इलाही। मनसबदारी सिस्टम भी इसने ही इंट्रोड्यूस की थी। अकबर ने हेमू, जो कि सूर्य डायनेस्टी से बिलोंग करता है, उसे सेकंड, नहीं नहीं, हेमू अलग है। ठीक है। हेमू को क्या, हाँ, एक्चुअली क्या हुआ, ये जो हेमू था ना, ये सूर्य डायनेस्टी का सेनापति था। तो हेमू को सेकंड पानीपत में हरा दिया था। ठीक है, अकबर ने। हम्म। अकबर ने बनवाया था इबादत खाना। कहाँ पर इबादत खाना बनवाया था, तो वो बनवाया था फतेहपुर सीकरी। उसके बाद ये कौन सी पॉलिसी फॉलो करता था, तो सुल ई कुल नाम की पॉलिसी अकबर फॉलो करता था। इसके पास एक ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट था। ओके। जो काफी रिलीजियस टेक्स्ट थे ना। ओके, कोई पर्शियन में था तो उसे संस्कृत में कन्वर्ट किया, फिर कोई संस्कृत में थे तो उसे पर्शियन में, अरबी ने अरबियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया था। एक फेमस ट्रांसलेशन याद रखना, योग वशिष्ठा ट्रांसलेटेड बाय निजामुद्दीन पानीपति। ओके। अकबर के टाइम पीरियड में ही मुगल स्कूल ऑफ पेंटिंग चालू हुई थी 1560 में। ओके। अभी अकबर के बाद देखते हैं जहांगीर। तो जहांगीर जहांगीर का टाइम पीरियड था 1605 से लेकर 1627। तो जहांगीर ने, देखो, जहांगीर का एक पुत्र था खुसरो, मतलब काफी पुत्र थे उसके, एक खुसरो नाम का उसका पुत्र था। तो ये खुसरो जो था ना, वो काफी इन्फ्लुएंस हुआ था जो अपने फिफ्थ सिख गुरु है ना, अर्जुन देव। तो जहांगीर को डर लगने लगा, तो जहांगीर ने क्या किया, उसके ये जो बेटा है ना खुसरो, इसके आंखें निकाल दी, और अपने जो फिफ्थ सिख गुरु थे ना अर्जुन देव, इनको मरवा दिया। तो अर्जुन देव जो थे, इन्हें एक और नाम से जाना जाता है, तो वो है शहीदा शहीद सरताज। ठीक है, सॉरी फॉर प्रोनाउंसिएशन, शहीद सरताज। अभी जहांगीर का जो टाइम पीरियड था, उसी टाइम पीरियड में जो मुगल आर्ट्स थी ना, वो जेनिथ पे थी, सबसे टॉप पे थी। अभी अकबर के बाद अभी डिस्कस करेंगे शाहजहां। शाहजहां के टाइम पीरियड 1627 से लेके 1658 में। इसके टाइम पीरियड में एक फ्रेंच ट्रैवलर आया था, सेवेनियर। शाहजहां ने दो डिपार्टमेंट बनवाए थे, दीवान ई खास एंड दीवान ई अम। ये दो जो हॉल है ना, दीवान ई खास में प्राइवेट ऑडियंस, मतलब प्राइवेट चीजें चलती थी, और मतलब जो प्राइवेट एकदम खास लोग रहते उनके लिए दीवान ई खास, ओके, उनके साथ वो डिस्कस करता था। और दीवान ई अम मतलब जो बाकी की जनता है ना, उनके दुख दर्द वो सुनता था। ओके। एक याद रखना, अकबर ने झरोका दर्शन भी इंट्रोड्यूस किया था। ओके, मतलब वो क्या करता है कि सुबह होने के बाद झरोके में आता है, मतलब बालकनी में आता है वो, और लोगों को वो हाय हेलो वगैरह करता था। ठीक है। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क lie completely in the temperate alpine zone?
देखो अल्पाइन जोन मतलब क्या, हिमालयन रीजन में। मानस नेशनल पार्क ये कहाँ पे पाया जाता है, ये आसाम में। ओके, लोकटक लेक भी आसाम में ही रहते हैं। मानस नेशनल पार्क को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी मिला हुआ है। नामदफा नेशनल पार्क तो अरुणाचल प्रदेश में है। नेरा नोरा वैली है वेस्ट बंगाल में। अभी ये तीनों भी तो हिमालयन रेंजेस में नहीं। वैली ऑफ फ्लावर जो कि उत्तराखंड में है, वो हिमालयन वाले। तो आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अभी क्वेश्चन कौन सा है। ओके, अभी ये जो क्वेश्चन है ना, 21 जून द सन, 21 जून को क्या कहा जाता है, योगा डे। उस दिन क्या होता है, इक्वल। अभी देखो, एक ना पूरा मैं इंफॉर्मेशन बताऊंगा आपको। ठीक है, पहले हम पूरा बेसिक से चलेंगे। अर्थ रोटेट ऑन इट्स ओन एक्सिस। ठीक है, और वो खुद के एक्सिस पे रोटेट होते 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 वो क्या करती है, सन को रिवॉल्व करती है इलिप्टिकल ऑर्डर में। ठीक है, अभी ये अपनी अर्थ है, यहाँ पर है इक्वेटर। ऊपर क्या है, इक्वेटर के ऊपर है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। नीचे है कैप्रिकॉन। कैप्रिकॉन के नीचे है एंटार्क्टिका। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर है आर्कटिक रीजन। ठीक है, अभी ये हो गया। पहले देखते हैं इक्वेटर को। इक्वे सॉरी, इक्वेटर नहीं बोल सकता मैं उसे, इक्विनॉक्स बोलता हूँ। ठीक है, अभी इक्विनॉक्स मतलब क्या होता है, जब होल अर्थ पर इक्वल डे एंड इक्वल नाइट आती है, और वो आती है 21 मार्च एंड 23rd सितंबर को। ठीक है, इक्विनॉक्स समझ में आ गया। अभी समझते हैं विंटर सोलेस्टिक। ठीक है, अभी ये ना अपनी जो अर्थ ने बनाई थी ना, ये नॉर्थ, ये साउथ। ओके, अभी विंटर सोलिस्टिक को थोड़ा देखो। विंटर सोलिस्टिक मतलब क्या होगा, तो नाइट बड़ी होगी डे से। ठीक है, अभी जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है ना, ये टिल्ट होता है टुवर्ड द, ये अर्थ ऐसे टिल्ट होती है टुवर्ड द सन। ठीक है, कब होती है, 22 दिसंबर को। ठीक है, अब ये जब 22 दिसंबर को टिल्ट हो रही है, तो ये जो एंटार्क्टिक सर्कल का होराइजन है ना, हम्म, तो ये नहीं दिखेगा हमें। ठीक है, ये इस तरह से टिल्ट होगी। एक्चुअली मैं सजेस्ट करूंगा, एक 11 मिनट की एक वीडियो है यूट्यूब पे। ओके, एनिमेटेड वीडियो है, काफी अच्छी बनाई है उन लोगों ने। तो एक बार वो आप देख लो। मैं आपको क्या करता हूँ, वो अपने टेलीग्राम ग्रुप में ना वो लिंक भेज देता हूँ। मतलब वो एनिमेशन देखोगे तो ना और ज्यादा कंसेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, तो 22 दिसंबर को क्या होता है, तो हमने देख लिया विंटर सोलेस्टिक। ठीक है, तो ये कहाँ पे है, ये मैंने नॉर्थ हेमिस्फीयर में बता रहा हूँ। ठीक है, बट साउथ हेमिस्फीयर में 22 दिसंबर को क्या होगा, तो वहां पर समर चलेगा। ठीक है, इसीलिए तो 22 दिसंबर, ओके, एक छठवीं छठवीं या फिर सेवंथ स्टैंडर्ड की जो एनसीईआरटी है ना, वहां पे एक क्वेश्चन है कि कौन से कंट्रीज में समर में क्रिसमस सेलिब्रेट होता है, तो वो ऑस्ट्रेलिया है, क्योंकि वो साउथ हेमिस्फीयर में आता है ना। ठीक है, अब ये हो गया साउथ हेमिस्फीयर। अभी नॉर्थ हेमिस्फीयर को देखते हैं। नॉर्थ हेमिस्फीयर में 21 जून क्या होगा उस दिन, तो डे सबसे बड़ा होगा। डे सबसे बड़ा होगा तो क्या होगा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिक कैंसर जो है वो सन के तरफ टिल्ट होगा। अभी देखो सन, ये जो डे सबसे बड़ा है तो उसे क्या कहेंगे, हम समर सोलिस्टिस कहेंगे। और ये होराइजन क्या होगा, सन ऑलवेज अबव द होराइजन एंड डज नॉट सेट टू होराइजन ऑफ आर्टिक सर्कल। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक था। और इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डज नॉट सेट बिलो द होराइजन एट
आर्टिक सर्कल। ठीक है दोस्तों, ना इसकी ना एक एनिमेटेड वीडियो आप देख लो, ठीक है, और ज्यादा अच्छी तरह से आपको समझ में आएगा, क्योंकि ये ना थोड़ा कंफ्यूजिंग है, मानता हूँ, और ऑप्शन भी इन्होंने काफी कंफ्यूजिंग बनाए हुए हैं। ओके, तो ठीक है, अभी बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको कुछ डाउट या फिर सजेशन है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। ठीक है, थैंक्स।